मॉर्निंग। पेपर फर्स्ट ज्ञान और पाठ्यक्रम, उसके अंतर्गत यूनिट 2 इसमें पढ़ेंगे ज्ञान की आधारभूत संरचनाएं। उसके पहले ज्ञान का वर्गीकरण, ज्ञान का विकास, इसका अध्ययन किया था। अब है ज्ञान की आधारभूत संरचनाओं से आशय ज्ञान की उन संरचनाओं से है जो कि विविध क्षेत्रों से संबंधित होती है तथा संपूर्ण मानवीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे एक छात्र की गणित के ज्ञान में रुचि है तथा दूसरे छात्र की विज्ञान विषय में रुचि है। ज्ञान की संरचना के आधार पर दोनों ही बालकों की रुचि के अनुरूप पाठ्य पुस्तकें विद्यालय में उपलब्ध होती है। अतः ज्ञान की संरचना को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है, नोट कीजिए, दार्शनिक ज्ञान की संरचना है। इसमें दो पॉइंट एक साथ दे रखे हैं, दार्शनिक, सामाजिक, तो उसको अलग अलग करके अपने को 6 से 12 संरचनाएं इसमें सम्मिलित होती है। फर्स्ट है दार्शनिक ज्ञान की संरचनाएं। विविध प्रकार की दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव समाज तथा विद्यालय व्यवस्था में देखा जाता है। जैसे आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी और दार्शनिक विचारधाराएं। इन सभी विचारधाराओं से अपने अपने गुण दोष हैं। एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय की आवश्यकता के अनुसार इन विचारधाराओं का उपयोग कर पाठ्यक्रम का निर्माण करें तथा छात्रों का विकास इन विचारधाराओं के अनुरूप करें। प्रत्येक विचारधारा या संरचना का स्वरूप सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होता है। वर्तमान में विविध प्रकार की दार्शनिक ज्ञान संबंधी संरचनाओं का प्रभाव देखा जाता है। जैसे अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, गीता दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन एवं योग दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि। दार्शनिक ज्ञान की ये सभी संरचनाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती है। सेकेंड पॉइंट है सामाजिक ज्ञान की संरचनाएं। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, आप सभी जानते हैं। समाज से संबंधित विविध परंपराओं को एकत्रित करके ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना सामाजिक ज्ञान की श्रेणी में आता है। बालक की शिक्षा का प्रारंभ समाज से ही होता है। प्रथम अवस्था में बालक परिवार से शिक्षा ग्रहण करता है जो कि समाज की इकाई होती है। हिंदी आदि विषयों में प्रस्तुत कहानियाँ एवं कविताएं भी सामाजिक परिदृश्य से संबंधित होती है। समाजशास्त्र, परिवेशीय अध्ययन एवं विविध कहानियाँ, नाटकों एवं लोकगीतों आदि का संबंध सामाजिक परंपराओं एवं सामाजिक ज्ञान से होता है। इतिहास के माध्यम से विविध प्रकार की सामाजिक दशाओं एवं गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसकी व्यवस्था भी विद्यालय में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर से ही की जाती है। थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, राजनीतिक ज्ञान संबंधी संरचनाएं। प्राथमिक स्तर पर बालकों को स्थानीय प्रशासन संबंधी राजनीतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है क्योंकि बालक प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार के ज्ञान से संबंधित तथ्यों के बारे में ही जानता है। ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत आदि के बारे में छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक ज्ञान का स्तर उच्च हो जाता है। इसमें सरकार के अंग एवं उनके कार्यों का वर्णन किया जाता है। प्राचीन काल में भी वह व्यवस्था राजतंत्र के अंतर्गत देखी जाती है। वर्तमान में राजनीतिक ज्ञान की संरचना प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत देखी जाती है। इससे छात्रों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त होती है तथा उनको स्वयं की भूमिका का भी ज्ञान होता है। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक ज्ञान की संरचनाएं। ज्ञान की संरचना में अर्थव्यवस्था एवं अर्थ का प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस महत्व के आधार पर ही धन को लक्ष्मी एवं कुबेर से संबंध कर दिया गया है। यह संरचना अर्थ के आध्यात्मिक एवं देवीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। विद्यालय स्तर पर धन के उपार्जन, औद्योगिक विकास, रोजगार, प्रमुख उद्योग धंधे और कृषि विकास एवं व्यापारिक व्यवस्था का वर्णन विविध गतिविधियों एवं पुस्तकों के माध्यम से किया जाता है। प्राथमिक स्तर से छात्रों को धन संबंधी ज्ञान
प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। आर्थिक ज्ञान का उच्च स्तरीय रूप उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के रूप में देखा जाता है, जहाँ पृथक विषय के रूप में अर्थशास्त्र को मान्यता मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन एवं प्रथम पुस्तक के रूप में माना जाता है। अतः आर्थिक ज्ञान की संरचनाओं भी प्रमुख रूप से प्रचलन में पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट है पर्यावरणीय ज्ञान की संरचनाएं। पर्यावरणीय ज्ञान वर्तमान समय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में इसकी शिक्षा कक्षा 1 से ही प्रारंभ की जाती है। पर्यावरणीय ज्ञान को विविध रूप में विभक्त किया गया है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में छात्रों को बताया जाता है। सामाजिक पर्यावरण में छात्रों को सामाजिक नियमों एवं परंपराओं के बारे में बताया जाता है। मानसिक पर्यावरण में छात्रों को मानसिक विकास एवं संवेगात्मक स्थिरता संबंधी नियमों के बारे में बताया जाता है। भौतिक पर्यावरण में छात्रों को नदी, जल, पर्वत एवं चट्टानों के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार पर्यावरणीय ज्ञान के विविध रूप समाज में प्रचलित है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय ज्ञान का प्रारंभ विद्यालय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं परिवेशीय स्वच्छता से किया जाता है। इसके पश्चात छात्रों की आयु, वर्ग एवं स्तर के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाता है। समझ में आ गया ये? 6 पॉइंट है नैतिक ज्ञान की संरचना। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा का पाठ बालक को परिवार से पढ़ाया जाता है, जिसे विद्यालय में विकसित किया जाता है। नैतिक शिक्षा के विविध रूप विद्यालय एवं समाज में मिलते हैं, जैसे माता पिता के प्रति बालक के नैतिक दायित्व, शिक्षक के प्रति छात्र के नैतिक दायित्व एवं शिक्षक का छात्र के प्रति नैतिक दायित्व आदि। नैतिकता संबंधी ज्ञान का उद्देश्य छात्रों में अहिंसा, सामाजिक न्याय एवं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का विकास करना है। इस प्रकार नैतिक ज्ञान की संरचना भारतीय हिंदी एवं संस्कृत साहित्य में निबंधों, कहानियों एवं सूक्तियों के माध्यम से मिलती है, जिनका अध्ययन छात्रों को इन विषयों के माध्यम से कराया जाता है। अतः नैतिक ज्ञान की संरचना में नैतिक शिक्षा पृथक विषय के रूप में तथा अन्य विषयों के रूप में लिखी जाती है। 7 पॉइंट नोट कीजिए, सांस्कृतिक ज्ञान की संरचनाएं। संस्कृति समाज एवं मानव जीवन का अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख मूल्य त्याग, शरणागत वत्सलता, क्षमा, दया, करुणा एवं समर्पण भाव है। इन सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में समग्रता की भावना पाई जाती है। यह सभी प्रकार की विभिन्न संस्कृतियों का अपने आप में समावेश करती है। वर्तमान समय में विद्यालय संस्कृति का विकास करना ज्ञान की प्रमुख संरचना है। इस प्रकार विद्यालयों में सार्वभौमिक एवं वैश्विक संस्कृति के विकास के लिए भारतीय संस्कृति के सार्वभौमिक मूल्यों का समावेश किया जाता है। विद्यालयों में विविध जयंतियों को मनाना, बाल सभा, नृत्य कार्यक्रम, नाटक एवं संगीत सभा आदि के माध्यम से छात्रों को सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट 8 पॉइंट है धार्मिक ज्ञान की संरचनाएं। धर्म मानव के विकास का प्राण तत्व है, जबकि विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है। भारतीय विद्यालयों में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति पाई जाती है, परंतु धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों की शिक्षा नैतिक ज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। इस कार्य में धार्मिक ज्ञान की संरचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे किसी कार्यक्रम में राजा हरिश्चंद्र का नाटक प्रदर्शित किया जाता है, इसमें राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, मालिक के प्रति कर्तव्य, पुत्र के प्रति कर्तव्य तथा पत्नी के प्रति कर्तव्य दिखाया गया है।
ठीक उसी प्रकार कर्तव्य रानी का राजा के प्रति दिखाया गया है। इस नाटक के अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता की स्थिति होते हुए भी धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों की शिक्षा बालकों को विद्यालय में प्राप्त होती है। इस जैसे राजा हरिश्चंद्र में एक कुछ दो पंक्तियाँ हैं, जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को और अपने बेटे को कैसे भेज किया और कैसे क्या कर्तव्य निभाए अपने राजा के प्रति और किस तरीके से ये किया था। जैसे दो पंक्तियाँ हैं, आप सुनिए इसमें। देखो मेरा भाग रे, मेरा कुंवर गया था भाग रे, उसे डस गया काला नाग रे। इनकी जो आगे की पंक्तियाँ उससे आपको समझ में आती है कि किस तरीके से वो कर्तव्य निभाते हैं और किस तरीके से बताया गया उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, वैज्ञानिक ज्ञान की संरचनाएं। वैज्ञानिक ज्ञान की संरचना से आशय विज्ञान की विविध शाखाओं एवं उनसे संबंधित सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान से है। वर्तमान समय में जैसे विज्ञान का युग है, इसलिए विज्ञान संबंधी ज्ञान की संरचनाएं व्यापक रूप में पाई जाती है। जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान एवं ग्रह विज्ञान आदि, इन सभी संरचनाओं का ज्ञान छात्रों को विद्यालय में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्राप्त होता है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विज्ञान का ज्ञान सम्मिलित विषय में रूप में प्रदान किया जाता है। उच्च स्तरीय कक्षाओं में यह ज्ञान अलग अलग विषयों के रूप में प्रदान किया जाता है। विज्ञान संबंधी ज्ञान की संरचना में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग करना भी छात्रों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट 10th पॉइंट है आपका भाषाई ज्ञान की संरचना। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व तकनीकी एवं संचार साधनों से एक दूसरे से संबंधित हो गया है, अतः भाषाई ज्ञान का स्वरूप भी व्यापक हो गया है। आज छात्र अपनी रुचि के अनुरूप भाषाओं को सीखने का प्रयास करता है। जैसे वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा को ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है तथा इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से किया जाता है। इसको आधार मानकर छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कौशलात्मक ज्ञान की संरचनाएं। वर्तमान समय में सामाजिक कौशल, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, हस्त कौशल आदि की प्रमुख आवश्यकताएं अनुभव की जाती है। इस आधार पर प्रत्येक प्रकरण एवं इकाई के शिक्षण से पूर्व उसके लिए कौशलात्मक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे एक शिक्षक को प्रशिक्षण काल में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों को विकसित करने की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण का संदर्भ विविध कौशलों के विकास से संबंधित होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका सैद्धांतिक ज्ञान की संरचनाएं। भारतीय ज्ञानात्मक व्यवस्था में सिद्धांतों का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। ज्ञान की संरचना में विविध प्रकार के सिद्धांत संबंधी संरचनाएं देखी जाती है, जैसे शिक्षा के सिद्धांत, दर्शन के सिद्धांत, मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं आदर्शवादी सिद्धांत आदि। इस प्रकार ज्ञान का सैद्धांतिक स्वरूप व्यापकता के साथ पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान की विविध संरचनाएं देखी जाती है। वर्तमान में तकनीकी ज्ञान, सूचना संबंधी ज्ञान एवं प्रायोगिक ज्ञान की संरचनाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हेडिंग डालिए, विद्यालयी शिक्षा में ज्ञान के वर्गों के चयन के आधार। जैसा नोट किया गया है, विद्यालय शिक्षा के दार्शनिक आधार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, उपयोगी विकास संबंधी और आधार सब इसमें सम्मिलित होते हैं। विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के वर्गों का या ज्ञान की विविध संरचनाओं का या ज्ञान के विविध स्वरूपों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट करना एवं असंभव कार्य। जैसे भाषा विवाद को समाप्त करने के लिए कोठारी आयोग को
आज के युग में किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी पाठ्यक्रम में नैतिकता एवं मानवता से संबंधित ज्ञान की संरचनाओं का समावेश किया जाता है तो उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है। द्वितीय, यदि विद्यालय में धर्म के सार्वभौमिक तथ्यों की चर्चा की जाए तो उसे सांप्रदायिक का नाम दिया जाता है। अतः विद्यालय शिक्षा का स्वरूप सदैव विवादित तथा समस्या प्रधान रहा है। इसका समाधान करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षकों द्वारा प्राचीन काल से वर्तमान समय तक प्रयास किए जा रहे हैं। अतः विद्यालय शिक्षा के स्वरूप या वर्गों के सर्वश्रेष्ठ चयन के लिए निम्नलिखित आधार होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, विद्यालय शिक्षा के दार्शनिक आधार। विद्यालय शिक्षा को व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि दर्शन के आधार के अभाव में विद्यालय शिक्षा एवं छात्र दोनों का ही सर्वश्रेष्ठ रूप विकसित नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत फर्स्ट है, भारतीय विद्यालय शिक्षा में सदैव आदर्शवादी मूल्यों का समावेश होना चाहिए। भारतीय विद्यालय शिक्षा में प्रयोजनवादी मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। भारतीय शिक्षा में गीता दर्शन के कर्मयोग का भी व्यापक रूप में समावेश होना चाहिए। भारतीय शिक्षा में योग दर्शन का भी समावेश होना चाहिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्रकृतिवादी दर्शन का भी समावेश होना चाहिए जिससे कि छात्रों को प्राकृतिक व्यवस्था एवं उसके महत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, विद्यालय शिक्षा के सामाजिक आधार। विद्यालय शिक्षा के लिए ज्ञान के वर्ग का चयन करते समय सार्वजनिक हित की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। विद्यालय शिक्षा का प्रमुख पक्ष सामाजिक सुधार होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में उन वर्गों या विषयों का समावेश किया जाना चाहिए जिससे छात्रों में सामाजिक गुण, प्रेम, सहयोग एवं समर्पण की भावना का विकास हो सके। विद्यालय शिक्षा में उन तथ्यों का समावेश होना चाहिए जिससे सामाजिक न्याय की उपलब्धता और प्रत्येक व्यक्ति को हो सके। सामाजिक सद्भावना का विकास वर्तमान समय की सामाजिक दशा को देखते हुए अनिवार्य है। थर्ड पॉइंट है, विद्यालय शिक्षा के राजनीतिक आधार। विद्यालय शिक्षा में प्रशासनिक नियमों के बारे में अनिवार्य रूप से ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। इससे छात्रों में विविध प्रकार के प्रशासनिक नियमों के पालन की आदत का विकास होता है। छात्रों में स्वानुशासन की भावना विकसित करने के लिए स्थानीय प्रशासन का ज्ञान भी छात्रों को प्रदान करना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में छात्रों को उनके राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए तथा समझना चाहिए कि जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है उसको ही अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में छात्रों को राजनीतिक धर्म एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के बारे में बताना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में छात्रों के लिए उन राजनीतिक तथ्यों को समाहित करना चाहिए जिससे कि वे स्थानीय स्वशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय शिक्षा के आर्थिक आधार। विद्यालय शिक्षा के आर्थिक आधारों का संबंध छात्रों में धन के उचित एवं सार्थक उपयोग कर दृष्टिकोण विकसित करने से है। वर्तमान समय में अर्थ प्रधान युग है, इसको समाप्त करने की व्यवस्था शिक्षा द्वारा करनी चाहिए क्योंकि धन एक साधन के रूप में हो सकता है परंतु इसको सब कुछ मानकर चलना मूर्खतापूर्ण कार्य होता है। अतः विद्यालय शिक्षा में आर्थिक आधार के रूप में सर्वप्रथम शिक्षा का संबंध धन से नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षा ज्ञान का साधन है तथा ज्ञान का प्रमुख संबंध कभी धन से नहीं हो सकता। वर्तमान समय में एक छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका शिक्षक उसको शुल्क न देने पर कक्षा से बाहर निकाल देता है। अतः धन एवं शिक्षा दोनों को पृथक पृथक रूप में परिभाषित करने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को धन के सार्थक उपयोग के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करनी चाहिए। छात्रों को विविध प्रकार की आर्थिक अवधारणाओं से परिचित कराना चाहिए जिससे छात्र उनका उपयोग उचित रूप से कर सके। छात्रों में मित्रता की भावना का विकास करना चाहिए।
छात्रों के समक्ष आर्थिक एवं शैक्षिक ज्ञान का समन्वित रूप प्रदान करना चाहिए। 5th पॉइंट है विद्यालय शिक्षा के नैतिक आधार। विद्यालय शिक्षा में नैतिकता का समावेश ही उसके सार्थक उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। इस आधार पर ही बालकों को प्राथमिक स्तर से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे छात्र यह समझ सके कि नैतिकता जीवन का अभिन्न अंग है। विद्यालय शिक्षा में छात्रों के समक्ष उन कहानियों, कविताओं एवं घटनाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिनके द्वारा छात्रों में त्याग की भावना का विकास हो। छात्रों में समर्पण की भावना का विकास होना चाहिए। जैसे एक छात्र से विद्यालय स्वच्छता के लिए कहा जाए तो सभी छात्र इस कार्य में सहयोग दें, एवं छात्र से गरीबों की सहायता के लिए धन मांगा जाए तो सभी छात्र अपने निजी कार्य के लिए प्राप्त धन में से गरीबों की सहायता के लिए धन दें। 6 है विद्यालय शिक्षा के आधार। सांस्कृतिक। विद्यालय शिक्षा का स्वरूप सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर ही निश्चित होता है। शिक्षक जब विद्यालय शिक्षा अपनी संस्कृति एवं सभ्यता से पृथक होती है, तब विद्यालय, विद्यार्थी एवं शिक्षक तीनों का स्वरूप विकृत हो जाता है तथा समाज एवं राष्ट्र की अपेक्षाएं शिक्षक से पूर्ण नहीं हो पाती है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञान के विविध वर्गों के रूप में सांस्कृतिक वर्ग का चयन सर्वश्रेष्ठ रूप में किया जाए। सांस्कृतिक वर्ग के चयन के आधारों का वर्णन निम्न है। विद्यालय शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों को आधार मानकर विषय वस्तु का समावेश होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ सांस्कृतिक विश्वासों का भी समावेश होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में उन सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मिलित करना चाहिए जो कि स्वस्थ एवं समाज उपयोगी है। जैसे दूसरे की स्त्री को माता के समान समझना, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना तथा अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति को मन, वचन एवं कर्म से कष्ट न पहुंचाना। विद्यालय शिक्षा में संस्कृति का प्रयोगात्मक रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 2 अक्टूबर को किया जाना चाहिए। 7th पॉइंट है विद्यालय शिक्षा के वैज्ञानिक आधार। विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में वैज्ञानिकता का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को परिवेशीय घटनाओं के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को अधिक से अधिक अवसर करके सीखने के देने चाहिए। इसमें छात्र अपने प्रत्येक प्रयोग को स्वयं किया जाता रहे। पाठ्यक्रम में छोटी छोटी समस्याएं छात्रों के स्थिरानुरूप प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे छात्रों में खोज एवं तर्क की प्रवृत्ति जागृत होती है। छात्रों को विद्यालय शिक्षा में विविध प्रकार की कल्पनाएं करने तथा सृजनात्मक कार्य के अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। छात्रों की सृजनात्मक कल्पनाओं का शिक्षक द्वारा प्रयास नहीं करना चाहिए, परंतु प्रत्येक छात्र एवं स्वयं शिक्षक द्वारा उस पर परिचर्चा करनी चाहिए। 8th पॉइंट है विद्यालय शिक्षा के धार्मिक आधार। विद्यालय शिक्षा के धार्मिक आधार। धर्म मानव समाज का मूल तत्व है। विद्वानों ने भले ही विकृत रूप स्वरूप को आलोचना की ही हो, परंतु धर्म का आदर्श स्वरूप एवं आदर्श सिद्धांत शिक्षा व्यवस्था के लिए पहले भी उपयोगी थे, आज भी उपयोगी है तथा भविष्य में भी उपयोगी रहेंगे। धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों को विद्यालय शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, जैसे मानवता, नैतिकता, अहिंसा, समानता एवं आदर्शवादिता ऐसे सिद्धांत हैं जिनका सम्मान संपूर्ण विश्व में किया जाता है। विद्यालय शिक्षा में सर्वप्रथम मानव धर्म का समावेश होना चाहिए। द्वितीय रूप में विद्यालय शिक्षा में
राजनीतिक धर्म का समावेश होना चाहिए। सार्वभौमिक धार्मिक सिद्धांतों को आधार मानकर इन सिद्धांतों का पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में धार्मिक स्मृतियों एवं संरचनों का उल्लेख होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, विश्व शांति एवं विश्व हित संबंधी तथ्यों का समावेश होना चाहिए। 9th पॉइंट है इसका, विद्यालय शिक्षा के उपयोगी आधार। विद्यालय शिक्षा में उपयोगी आधार से आशय उन ज्ञानात्मक वर्गों का चयन विद्यालय शिक्षा के लिए करने से ही है जो कि छात्र, शिक्षक एवं समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। ज्ञान का स्वरूप स्वयं की ज्ञान पिपासा को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, अर्थात विद्यालय शिक्षा में उन सभी ज्ञानात्मक वर्गों का समावेश हो जो कि विविध क्षेत्रों में छात्रों की ज्ञान की जिज्ञासा को शांत कर सके, अर्थात विषयों की संख्या अधिक हो तथा वे व्यापक ज्ञान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो। ज्ञान का स्वरूप और बौद्धिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। ज्ञान का स्वरूप सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से भी उपयोगी होना चाहिए। ज्ञान के स्वरूप में चारित्रिक गुणों के विकास की क्षमता होनी चाहिए। 10th पॉइंट है, विद्यालय शिक्षा के विकास संबंधी आधार। विद्यालय शिक्षा में ज्ञानात्मक वर्गों का चयन छात्रों के सर्वांगीण विकास को आधार बनाकर करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अभिभावक यही चाहता है कि उसके बालक का विकास प्रत्येक पक्ष की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। विद्यालय शिक्षा में शारीरिक विकास संबंधी गतिविधियों एवं नियमों का समावेश प्राथमिक स्तर से होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में मानसिक विकास से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विद्यालय शिक्षा में चारित्रिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों का मानना है कि धन एवं स्वास्थ्य दोनों से ही महत्वपूर्ण तथ्य चरित्र होता है। विद्यालय शिक्षा में कौशल विकास को प्रमुख आधार बनाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जीवन में कुशलता प्रदान करना ही छात्र का प्रमुख लक्ष्य होता है।